आज हम पढ़ेंगे बच्चों कक्षा 8 हिंदी वसंत का पहला पाठ ध्वनि, जो कि एक कविता है और इसके कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। आप ध्यान दें, हम आपको यहाँ पर बताएंगे कविता का सारांश, भावार्थ और साथ ही साथ पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर भी। तो चलिए सबसे पहले पढ़ लेते हैं कविता। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, बेल आइकन भी दबा दें बच्चों, ताकि आने वाली प्रत्येक पाठ की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और जानते रहे अपने सारे पाठों के प्रश्नोत्तर, सारांश और भावार्थ हमारे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं, पढ़ लेते हैं सबसे पहले कविता और साथ ही साथ जान लेते हैं इसका भावार्थ भी। यहाँ पर जो है कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी और कविता का नाम है ध्वनि। और कवि कहते हैं, अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल बसंत, अभी न होगा मेरा अंत। जैसा कि आप कविता की इन लाइनों से समझ सकते हैं बच्चों, कवि कहता है अभी मेरा अंत नहीं होगा, अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल बसंत। कवि कहता है अभी अभी तो जीवन की शुरुआत हुई है, मेरे जीवन में बसंत रूपी यौवन आया हुआ है, अभी न होगा मेरा अंत, इसलिए अभी जीवन की शुरुआत है, इसलिए मेरा अंत अभी नहीं होगा। हरे हरे ये पात, डालियाँ कलियाँ कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निंद्रित कलियों पर जगा एक प्रत्युष मनोहर। यहाँ पर आप ध्यान दें, कवि कहता है हरे हरे ये पात, यानी कि कवि जो है प्रकृति का मनोहारी चित्रण करते हुए कहता है कि हरे हरे ये पात, डालियाँ कलियाँ कोमल गात, और जो मेरा शरीर है इस पे जो है कोमल कलियाँ खिली हुई हैं, डालियाँ कोमल हैं और जितने भी जो पात हैं ये हरे भरे हैं। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, मेरा स्वप्न बहुत आगे बढ़ने का है और मैं क्या करूँगा, फेरूंगा निंद्रित कलियों पर, और जो पेड़ों पर जो कलियां लगी हुई हैं, जो सोई हुई हैं, निंद्रित यानी सोई हुई कलियां हैं, उनमें एक नया सवेरा ला दूंगा। प्रत्युष मनोहर माने कि एक नया सूर्य उनके लिए लाऊंगा। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, और प्रत्येक फूल से, आप ध्यान दें, प्रत्येक फूल से तंद्रालस और लालसा को खींच लूंगा, यानी आलस्य और प्रमाद को खींच लूंगा। अपने नवजीवन का अमृत शहर सींच दूंगा, यानी कि जो भटके हुए नवयुवक हैं उनके जीवन को मैं अमृत से सींच दूंगा। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, और उन सबको भटके हुए युवाओं को जो भी है उन्हें क्या करूँगा, रास्ता दिखा दूंगा। मेरे वे जहाँ अनंत, जहाँ भी हैं वे मेरे, और जितने भी हैं उन सबको मैं राह दिखाऊंगा। अभी न होगा मेरा अंत, मेरा अंत अभी नहीं होने वाला है। तो इस प्रकार से यहाँ पर कवि जो है प्रकृति का मनोहारी चित्रण करते हुए कविता में कहते हैं कि उनका अंत अभी नहीं होने वाला, उन्हें अभी बहुत सारे कार्य करने हैं, इसलिए अभी उनका अंत नहीं होगा। तो जैसा कि बच्चों हमने अभी आपको कविता का जो है भावार्थ बताया, आप जो है उसे लिख भी सकते हैं। किस प्रकार से लिखेंगे, चलिए यहाँ से देख के आप इसे लिखें, पाठ का भावार्थ। और इस कविता के कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। कवि ने इस कविता के द्वारा प्रकृति के प्रति मानवीय संवेदना को दर्शाया है। इस कविता में प्रकृति का मनोहारी चित्रण है, भाषा सरल, भावपूर्ण, तत्सम और तद्भव शब्दों का इसमें जो है प्रयोग किया गया है। इस कविता में कवि का आशावादी दृष्टिकोण है, इसलिए वह जीवन की सुंदरता को पूरी तरह से जीना चाहता है, यह दिखाया गया है। जैसे कि आप समझ सकते हैं बच्चों, कवि मानते हैं कि अभी उनका अंत नहीं होगा, अभी अभी उनके जीवन रूपी वन में बसंत रूपी यौवन आया हुआ है। कवि प्रकृति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि चारों ओर वृक्ष हरे भरे हैं, पौधों पर कलियां खिली हैं जो अभी तक सो रही हैं। कवि कहते हैं वो सूर्य को लाकर इन अलसाई हुई कलियों को जगाएंगे और एक नया सुंदर सवेरा लेकर आएंगे। कवि प्रकृति के द्वारा निराश हताश लोगों के जीवन को खुशियों से भरना चाहते हैं। कवि बड़ी तत्परता से मानव जीवन को संवारने के लिए अपनी हर खुशी एवं सुख को दान करने के लिए तैयार हैं। वे चाहते हैं हर मनुष्य का जीवन सुखमय व्यतीत हो, इसलिए वे कहते हैं कि उनका अंत अभी नहीं होगा जब तक वो सबके जीवन में खुशियाँ नहीं ला दें। यानी कि कवि का मानना है कि उन्हें अभी बहुत सारे कार्य करने हैं। ठीक है, तो यही इस कविता का भावार्थ है। और यहाँ पर जो है प्रकृति का बड़ा मनोहारी चित्रण यहाँ पर किया गया है, मानवीय संवेदनाओं को दिखाया गया है। तो आप जो है इसे अपनी नोटबुक में नोट करें, इसे अच्छे से याद करें। चलिए इसके बाद
जान लेते हैं यहाँ पर इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर अभ्यास प्रश्नोत्तर में। और पहला प्रश्न है बच्चों आपके लिए, कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा। तो आपने कविता पढ़ ली होगी। उत्तर आप क्या लिखेंगे? उत्तर लिखेंगे कवि को ऐसा विश्वास इसलिए है क्योंकि अभी उसके मन में नया जोश और उमंग है, उसे अभी काफ़ी नवीन कार्य करने हैं, वह युवा पीढ़ी को आलस्य की दशा से उबारना चाहते हैं। ठीक है, तो ये पहला प्रश्न, उसका उत्तर। दूसरा प्रश्न आपका, फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन सा प्रयास करता है। तो कौन कौन सा प्रयास करता है बच्चों? उत्तर लिखेंगे फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि उन्हें कलियों की स्थिति से निकालकर खिले फूल बनाना चाहता है। कवि का मानना है कि उसके जीवन में बसंत आया हुआ है, इसलिए वह कलियों को हाथों के बसंती स्पर्श से खिला देगा। वह फूलों की आंखों से आलस्य हटाकर उन्हें चुस्त व जागरूक करना और अपने नवजीवन के अमृत से सींचना चाहता है। तो इस प्रकार से लिखेंगे आप दूसरे प्रश्न का उत्तर। ये दूसरा प्रश्न आपका। तीसरा प्रश्न आता है, इसमें पूछा है पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है? कौन? कवि। तो यहाँ पर क्या करेंगे आप? यहाँ पर लिखेंगे कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए उन पर अपना कोमल हाथ फेर कर उन्हें जगाना चाहता है। वह उन्हें चुस्त, प्राणवान, आभावान और पुष्पित करना चाहता है ताकि वे वसंत के सौंदर्य को और भी मनोहारी बना दें। कवि नींद में पड़े युवकों को प्रेरित करके उनमें नए उत्कर्ष के स्वप्न जगा देगा, उनका आलस्य दूर भगा देगा और वह उनमें नए उत्साह का संचार करना चाहता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लिखें अपना ये तीसरा प्रश्न, उसका उत्तर लिखें, याद भी करें साथ साथ। चौथा प्रश्न है, बसंत को ऋतुराज क्यों कहा जाता है? आपस में चर्चा कीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों और इसे आपको अच्छे से समझना होगा। उत्तर लिखेंगे बसंत को ऋतुराज कहा जाता है क्योंकि यह सभी ऋतुओं का राजा है। क्या है ये? बसंत क्या होता है बच्चों? सभी ऋतुओं का राजा होता है या राजा कहा जाता है इसे। इस ऋतु में प्रकृति पूरे यौवन पर होती है, यानी कि जवान होती है। इस ऋतु के आने पर सर्दी कम हो जाती है, मौसम सुहावना हो जाता है। इस समय पंचतत्व कौन कौन है अभी आपको बताएंगे हम। इस समय पंचतत्व अपना प्रकोप छोड़कर सुहावने रूप में प्रकट होते हैं। और पंचतत्व कौन है? 5 तत्व, जल, वायु, धरती, आकाश और अग्नि, सभी अपना मोहक रूप दिखाते हैं। पेड़ों में नए पत्ते आने लगते हैं, आम बोरों से लद जाते हैं, यानी कि आम पे मंजरी आ जाती है और खेत सरसों के फूलों से भरे पीले दिखाई देते हैं। सरसों के पीले फूल ऋतुराज के आगमन की घोषणा करते हैं। खेतों में फूली हुई सरसों पवन के झोंकों से हिलती ऐसी दिखाई देती है मानो सामने सोने का सागर लहरा रहा हो, क्योंकि सरसों पीली होती है ना, आप जानते हैं, और पीले पीले खेत दिखाई देते हैं, इसलिए ऐसा लगता है जैसे सोने का सागर लहरा रहा हो। कोयल पंचम स्वर में गाती है और सभी को कुहू कुहू की आवाज़ से मंत्रमुग्ध करती है। इस ऋतु में उसकी छटा देखते ही बनती है। इस ऋतु में कई प्रमुख त्यौहार मनाए जाते हैं, और कौन कौन से? जैसे कि बसंत पंचमी, महाशिवरात्रि और होली। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि जो है बसंत को ऋतुराज क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये सभी ऋतुओं का राजा माना जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर 5वां प्रश्न है, बसंत ऋतु में आने वाले त्योहारों के विषय में जानकारी एकत्र कीजिए और किसी एक त्यौहार पर निबंध लिखिए। आप किस त्यौहार पर लिखना चाहेंगे? चलिए हम आपको बताते हैं। यहाँ पर बसंत ऋतु का समय फाल्गुन, चैत और बैसाख माह के आरंभिक दिनों अर्थात मार्च और अप्रैल का होता है। अगर आप देखें हिंदी महीनों के हिसाब से बच्चों, तो फाल्गुन, चैत और बैसाख में बसंत ऋतु होता है। और यहाँ पर जो है बात करते हैं अंग्रेजी महीनों की, तो मार्च अप्रैल के बीच का जो समय होता है, मार्च अप्रैल के जो महीने होते हैं, इन्हें क्या मान सकते हैं आप? बसंत ऋतु के महीने। इसकी अवधि लगभग 2 महीने की होती है, लगभग 2 महीने रहता है। और बसंत ऋतु में कई त्यौहार मनाए जाते हैं, जैसे बसंत पंचमी, महाशिवरात्रि और होली। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर कि निबंध आप किस पर लिखेंगे। तो निबंध आप होली पर लिख सकते हैं, चाहे तो अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, चाहे ऐसे लिखें, हमारा देश भारत विश्व का अकेला ऐसा अनूठा देश है जहाँ पूरे साल कोई न कोई त्यौहार मनाया जाता है। मनाया जाता है कि नहीं? रंगों का त्यौहार होली हिंदुओं का प्रसिद्ध त्यौहार है जो फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? ध्यान रखेंगे, होली का त्यौहार कब मनाया जाता है बच्चों? फाल्गुन मास की पूर्णिमा को। इतना आप जो याद रखेंगे, फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। यह त्यौहार रंग और उमंग का अनुपम त्यौहार है। जब बसंत अपने पूरे यौवन पर होता है, सर्दी को विदा देने और ग्रीष्म का स्वागत करने के लिए इसे मनाया जाता है। संस्कृत साहित्य में इस त्यौहार को मदनोत्सव क्या कहा जाता है? मदनोत्सव। याद रखेंगे, संस्कृत में इस त्यौहार को यानी होली के त्यौहार को किस नाम से जाना जाता है? मदनोत्सव के नाम से भी पुकारा जाता है। होली के संबंध में एक पौराणिक कथा प्रचलित है, और क्या है वो कथा? कि भगवान विष्णु के परम भक्त प्रहलाद को अग्नि में जलाने के प्रयास में उनकी बुआ होलिका अग्नि में जलकर स्वाहा हो गई थी।
इसी घटना को याद कर प्रतिवर्ष होलिका दहन किया जाता है। दूसरे दिन फाग खेला जाता है। इस दिन छोटे बड़े अमीर गरीब आदि का भेदभाव मिट जाता है। सब एक दूसरे पर रंग फेंकते हैं। आप भी फेंकते हैं ना, गुलाब लगाते हैं, गुलाल, यहाँ पर जो गुलाब ना गुलाल गुलाल लगाते हैं और गले मिलते हैं। चारों ओर आनंद मस्ती और उल्लास का समय बन जाता है। बड़े मज़े में होते हैं। आप भी ढोल पर थिरकते हैं, मंजीरों की ताल पर झूमते नाचते गाते लोग आपसी भेदभाव भुलाकर अपने शत्रु को भी गले लगा लेते हैं। लगाते हैं आप भी। परंतु कुछ लोग अशोभनीय व्यवहार कर इस त्यौहार की पवित्रता को नष्ट कर देते हैं, जो उचित नहीं है। हमारा कर्तव्य है कि हम होली का त्यौहार उसके आदर्शों के अनुरूप मनाएं और आपसी वैमनस्य वैरभाव घृणा आदि को जलाकर एक दूसरे पर गुलाल लगाकर आपस में प्रेम एकता और सद्भाव बढ़ाने का प्रयास करें। ठीक है, आप भी ध्यान रखेंगे इस बात का बच्चों। होली के अवसर पर आओ एक दूसरे पर गुलाल लगाएं, अपने सब भेदभाव भुलाकर प्रेम और सद्भाव बढ़ाएं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। यहाँ पर होली के बारे में एक निबंध लिखेंगे, आप छोटा मोटा निबंध लिखें और इसमें से भी आप छांट के भी लिख सकते हैं, चाहे पूरा पूरा लिख सकते हैं बच्चों। इसके बाद अगला प्रश्न आता है आपके पास, भाषा की बात के प्रश्न आते हैं। और पहला प्रश्न यहाँ पर, ये छठा प्रश्न है बच्चों। हरे हरे पुष्प पुष्प में एक ही शब्द की एक ही अर्थ में पुनरावृत्ति हुई है। पुनरावृत्ति क्या होती है? बार बार कोई शब्द का आ जाना पुनरावृत्ति कह सकते हैं। जैसे हरे और फिर हरे, तो हरे शब्द की पुनरावृत्ति हुई है ना, दूसरी बार आ रखा है। कविता के हरे हरे, ये पात वाक्यांश में हरे हरे शब्द युग्म पत्तों के लिए विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। यहाँ पात शब्द बहुवचन में प्रयुक्त है, ध्यान देंगे। ऐसा प्रयोग भी होता है जब कर्ता या विशेष्य एक वचन में हो और कर्म या क्रिया का विशेषण बहुवचन में, जैसे वह लंबी चौड़ी बातें करने लगा। ठीक है, कविता में एक ही शब्द का एक से अधिक अर्थों में प्रयोग होता है। जैसे 3 बेर खाती थी, वे 3 बेर खाती है। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, बेर एक बार आया और बेर दूसरी बार आ गया, 2 बार आया ना बेर बेर, और दोनों का अर्थ अलग अलग होगा, दोनों का मतलब अलग होगा। जो 3 बार खाती थी वह 3 बेर खाने लगी, तो यहाँ पर 3 बेर खाती थी 3 बार खाने लगी। एक शब्द बेर, बेर का 2 अर्थों में प्रयोग करने से वाक्य में चमत्कार आ गया। इसे यमक अलंकार कहा जाता है। क्या समझे बच्चों? कुल मिलाकर इस प्रश्न में आप क्या समझे? ये है यमक अलंकार का उदाहरण। अलंकारों के बारे में आपको जानकारी है या नहीं, ये तो आप जानते होंगे। यदि आप अलंकारों के बारे में हिंदी व्याकरण के अंतर्गत अलंकारों के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं और आप नहीं जानते अलंकार क्या होते हैं, तो आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ पर आपको जो है अलंकार से संबंधित, हिंदी व्याकरण के अंतर्गत अलंकार से संबंधित एक जो है वीडियो मिलेगी। आप उसे ज़रूर से ज़रूर देखें और अलंकारों के बारे में जानकारी ज़रूर से ज़रूर लें। समझे आप? इस प्रकार आप जो है यमक अलंकार के बारे में भी समझ जाएंगे, किस प्रकार से एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति होती है और दोनों बार 2 या 2 से अधिक बार आवृत्ति होती है और हर बार उसका अर्थ अलग अलग होता है, तो वहाँ पर यमक अलंकार कहा जाता है। तो यहाँ पर जो है 3 बेर खाती थी 3 बेर खाती है, तो यहाँ पर भी यमक अलंकार का उदाहरण है और इससे जो है वाक्यों में चमत्कार आ जाता है। कभी कभी ध्यान देंगे बच्चों, कभी कभी उच्चारण की समानता से शब्दों की पुनरावृत्ति का आभास होता है, जबकि दोनों 2 प्रकार के शब्द होते हैं। जैसे मन का, यहाँ पर भी देख रहे हैं आप, यमक अलंकार है ये। मन का, एक बार मन का है फिर दूसरी बार मन का है और दोनों बार इसका अर्थ अलग अलग है। ऐसे वाक्यों को एकत्र कीजिए जिसमें एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हो। ऐसे प्रयोग को ध्यान से देखिए और निम्नलिखित पुनरावृत्त शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। और आप देख सकते हैं जैसे बातों बातों में, रह रह कर, लाल लाल, सुबह सुबह, रातों रात और घड़ी घड़ी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वाक्यों में प्रयोग करना है आपको इन सब का। तो उत्तर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे उत्तर में लिखेंगे बातों बातों में, और वाक्य क्या बनेगा, बातों बातों में कब घर आ गया पता ही नहीं चला। रह रह कर से वाक्य बनाएंगे, कल रात से रह रह कर बारिश हो रही है। और लाल लाल में बनाएंगे, लाल लाल आंखों से पिताजी अमर को घूर रहे थे। इसी प्रकार से सुबह सुबह के लिए वाक्य क्या बनेगा, दादी जी सुबह सुबह ही पूजा करने मंदिर निकल जाती है। और इसी प्रकार से रातों रात पर क्या वाक्य बनाएंगे, ईश्वर की कृपा से रामन रातों रात अमीर हो गया। और घड़ी घड़ी से एक वाक्य बनाइए आप, घड़ी घड़ी शिक्षक उसे पढ़ाई में ध्यान लगाने के लिए टोकते रहते थे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो वाक्य बना सकते हैं। और एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति आप देख रहे हैं यहाँ पर हो रही है, इसलिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ पर आपको जो है अलंकारों के बारे में जानकारी मिलेगी। जैसे उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, यमक अलंकार, अतिशोक्ति अलंकार, सभी अलंकारों के बारे में आप वहाँ से जानकारी ले सकते हैं। तो बच्चों, इसके साथ ही इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर समाप्त होते हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, बेल आइकन दबा दें, ताकि आपको कक्षा 8 हिंदी वसंत के सभी पाठों के
प्रश्न उत्तर और वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और जुड़े रहें हमारे साथ इसी प्रकार लगातार देखते रहें वीडियो। मिलते हैं फिर अगले पार्ट के नए प्रश्न उत्तरों के साथ।